नमस्ते एंड जय हिंद टू एवरीवन। सब लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों, इग्नू यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी साहित्य इस प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट कोड है दोस्तों, MHD09 कहानी स्वरूप और विकास इस सब्जेक्ट का नाम है। तो जून 2026 की एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे दोस्तों। कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए। ये वन शॉट वीडियो होगा, यानी कि दोस्तों एक ही वीडियो में इस बार बना रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको मिलेगा। मतलब मैंने 2020 के बाद में जितने भी क्वेश्चन पेपर लगे हैं लगभग सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं वहाँ से, प्लस चैप्टर वाइज भी कुछ अच्छे सवाल लिए हैं ताकि 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी हेल्प होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईयरफोन लगाए रखना आप और ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ पर आपको घंटे भर तक कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि दोस्तों ये कोई 10-20 मिनट का वीडियो नहीं है, 1 घंटे से ऊपर इसका कंटेंट रहने वाला है। वन शॉट वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो का स्पीड है दोस्तों आप 1.5 या 2 के आसपास रखना, ताकि कम समय में आप ज़्यादा कंटेंट देख पाएँ और ज़्यादा सवाल हैं वो सुन पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक लाइन के साथ में नो एक्सक्यूजेज, नो डिस्ट्रैक्शन, जस्ट रिजल्ट की बात करेंगे और मेहनत करेंगे ईमानदारी के साथ में। अगर इसके अलावा दोस्तों PDF अगर परचेज करना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7891990537। आप चाहते हैं कि मैं प्रिंट आउट करा के पढ़ लूँ तो दोस्तों वो भी फैसिलिटी है, आप PDF को बाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को देख करके नोट्स बना लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अच्छे बढ़िया सवाल लिए, बार बार रिपीट होने वाले सवाल ही दोस्तों मैंने लिए हैं। पहला सवाल देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रेमचंद की कहानियों पर विचार करें। तो सबसे पहले दोस्तों, अच्छा आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है? भूमिका अच्छी होनी चाहिए, उसकी इंट्रो पार्ट जिसमें कुछ अट्रैक्टिव लाइन हो और मेन कंटेंट अच्छा हो, उसमें एग्जांपल दीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर कंक्लूजन निष्कर्ष भी लिखने का कोशिश करें। 2 भाग ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, तो भूमिका के अंदर, एक निष्कर्ष के अंदर, तब जाके अपने को अच्छे नंबर मिलते हैं और अच्छे नंबर लेके भी आएंगे अपन। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखना कि हाँ पेपर अच्छा जाएगा अपना, क्योंकि अपन अच्छे सवाल की प्रैक्टिस करके जाएंगे। भूमिका देखिए, प्रेमचंद हिंदी कहानी के ऐसे महान कथाकार हैं जिन्होंने भारतीय समाज की वास्तविक समस्या को साहित्य का विषय बनाया। उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थी, जैसा कि दोस्तों प्रेमचंद जी के पहले देवी देवताओं, अप्सराओं, जादू टोने की कहानियाँ लिखी जा रही थी, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन की भावना, सामाजिक जागरण मिलेगा, स्वतंत्रता की चेतना तथा जनसाधारण के संघर्ष का सशक्त दस्तावेज भी है इनकी कहानियाँ। उन्होंने गांधीवादी विचारों जैसे कि अहिंसा, सत्याग्रह, है ना, स्वदेशी और सामाजिक समानता को अपनी रचनाओं में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है प्रेमचंद जी ने। अब दोस्तों मुख्य भाग यहाँ, यानी कि दोस्तों मेन बॉडी स्टार्ट होगा। इसमें पहला हेडिंग लिखेंगे आप, राष्ट्रीय आंदोलन की भावना का चित्रण। प्रेमचंद की कहानियों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है। वे जनता में आत्मसम्मान, स्वावलंबन, यानी कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें, और देशभक्ति की भावना जगाते हैं। उनके पात्र जो हैं अन्याय का विरोध करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने गोदान उपन्यास पढ़ा है तो जो होरी की पत्नी धनिया रहती है वो दोस्तों उस जमींदारी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करती दिखाई देती है, और नैतिक मूल्यों का पालन भी करते हैं इनके पात्र। नैतिक मूल्य मतलब क्या उचित है क्या अनुचित है ना, ये अच्छे से जानते हैं इनके पात्र, क्या गलत है क्या सही है। किसान और आम जनता की पीड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि किसानों, मजदूरों और गरीबों के अधिकारों का भी संघर्ष था। प्रेमचंद ने इन वर्गों के शोषण को अपनी कहानियों में प्रमुखता से दिखाया है। उदाहरण के लिए पूस की रात में किसान हल्कों की गरीबी और आर्थिक शोषण का चित्रण ये बताता है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी है। आगे देखिए, गांधीवादी विचारों का प्रभाव। प्रेमचंद की अनेक कहानियों में दोस्तों आपको सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, नैतिकता और मानवता के गांधीवादी आदर्श स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनके पात्र हिंसा के बजाय नैतिक शक्ति को महत्व देते हैं। जैसे कि दोस्तों नमक का दर होगा, या अपने 5वीं-6वीं क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। इसमें वंशीधर रिश्वत ना लेकर ईमानदारी का परिचय देता है। यह कहानी राष्ट्रीय आंदोलन के नैतिक मूल्यों को मजबूत करती है। सामाजिक एकता और राष्ट्रीय चेतना इस हेडिंग में लिखना, ब्लैक कलर के पेन से अंडरलाइन कर लेना। प्रेमचंद मानते थे कि जाति, धर्म और वर्ग के भेद समाप्त किए बिना राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए उनकी कहानियाँ सामाजिक समरसता, यानी कि दोस्तों समाज में जितने भी संप्रदाय रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, उनके बीच में शांति, भाईचारा बना रहे और मानवीय समानता का संदेश देती है। उदाहरण के लिए ईदगाह में हामिद का त्याग, यानी कि अपनी दादी के लिए वो चिमटा लेता है ना खिलौने की जगह,
प्रेम और संवेदनशीलता भारतीय संस्कृति की मानव भावना को उजागर करता है, जो राष्ट्रीय एकता का आधार भी है। यथार्थवाद यानी कि समाज की रियलिटी को बताते हैं और जन जागरण का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद ने आदर्शवाद के साथ यथार्थवाद का समन्वय भी किया। उनकी कहानियाँ पाठकों को समाज की वास्तविक समस्याओं से परिचित कर उन्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि उनका जो साहित्य राष्ट्रीय आंदोलन का सांस्कृतिक आधार माना जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। वैसे तो आपने किताब पढ़ ली होगी, नहीं भी पढ़ी है, कम पढ़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आंसर लिखते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और फिर बताना आपको कंटेंट कैसा लगा, कितना आपका हेल्प हुआ। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास यात्रा पर प्रकाश डालनी है, तो हर बार की तरह अपन अच्छी यूनिक भूमिका लिखेंगे। हिंदी कहानी आधुनिक गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। विधा मतलब शैली अथवा प्रकार, जिसमें सीमित आकार के भीतर जीवन की किसी घटना, अनुभूति, समस्या अथवा चरित्र को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय साहित्य में कथाओं की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है, किंतु आधुनिक हिंदी कहानी का व्यवस्थित जो विकास है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। अब जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने भी तो कहानियाँ लिखना स्टार्ट किया। कहानी विषयक पाठ्यक्रम भी दोस्तों जो आपकी किताब है वो भी इसी कहानी के सैद्धांतिक स्वरूप और विकास क्रम को समझने में बल देता है। प्राचीन कथा परंपरा देखिए, देखो हिंदी कहानी की जो बैकग्राउंड है वो वैदिक आख्यानों रामायण महाभारत, ये हमारे महाकाव्य हैं, और पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, सरित सागर और जातक कथा, जिसमें भगवान बुद्ध की पिछले जन्मों की कहानियाँ मिलती हैं। हिंदी कहानी की बैकग्राउंड, इन कहानियों में मनोरंजन के साथ नीति, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, वो नीति उपदेश कहलाते हैं। धर्म और जीवन मूल्य की शिक्षा दी जाती है। जीवन मूल्य जैसे अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, ये सब। मध्यकाल में लोक कथाओं, प्रेमाख्यानों, वीर गाथाओं तथा धार्मिक कथाओं ने कथा परंपरा को जीवित रखा। प्रेम आख्यान जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, अगर आपने पढ़ रखा है तो प्रेम आख्यान था वो। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ मुद्रणालयों यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का स्टार्ट होता है। पत्र पत्रिकाओं, आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य साहित्य यानी कि कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इनका जो साहित्य, पाश्चात्य साहित्य के संपर्क से हिंदी में आधुनिक कहानी का जन्म हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी तथा बंग महिला की दुलाई वाला प्रारंभिक कहानियों में से गिनी जाती है। अंडरलाइन कर लेना, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी और दुलाई वाला, ये हिंदी की शुरुआत की कहानियाँ थीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, इसने प्रेम, त्याग और कलात्मक संरचना के कारण हिंदी कहानी को परिपक्व रूप दे दिया। प्रेमचंद युग के बारे में पढ़ लो अब। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को कल्पना, मनोरंजन से निकालकर सामाजिक यथार्थ या वास्तविकता से जोड़ा। उनकी पूस की रात, कफन, ईदगाह, ठाकुर का कुआं में गरीबी, शोषण, जाति व्यवस्था तथा मानवीय संवेदना का सजीव चित्रण हमें मिलता है। जयशंकर प्रसाद ने पुरस्कार जैसी कहानियों में भावुकता, इतिहास और आदर्शवाद को अभिव्यक्ति दी है। प्रेमचंद जी के बाद में जो कहानियाँ हैं, प्रेमचंदोत्तर और नई कहानी देख लो। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी आदि लेखकों ने, कहानीकारों ने व्यक्ति के अंतर्मन और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का महत्व किया है। यानी कि दोस्तों इंसान है वो हमेशा उलझा रहता है, ये काम करूं या वो काम करूं, मतलब अंदर ही अंदर विचारों की टकराहट होती है। तो ये दिखाया है जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानी में। स्वतंत्र बाद नई कहानी आंदोलन का विकास हुआ। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी, निर्मल वर्मा ने मध्यवर्गीय मिडिल क्लास फैमिली का जीवन, अकेलापन यानी कि इंसान शहर में अकेला रह रहा है, कोई उसे पूछता नहीं है, अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करें, अकेले से पन से जूझते हुए दिखाए गए पात्रों को टूटते संबंध और अस्तित्व संकट यानी कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ऐसा कंटेंट आपको इन कहानियों में मिलेगा। समकालीन कहानी, बाद की कहानी, हिंदी कहानी में स्त्री विमर्श का मतलब होता है किसी विषय पर गहन चिंतन मनन करना, दलित चेतना, आदिवासी जीवन, सांप्रदायिकता मतलब जैसे कि एक व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगता है और दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। विस्थापन मतलब जैसे 1947 की जो त्रासदी हुई, विभाजन हुआ, तो वहाँ पर लोगों ने अपने घर गांव छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए। भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जिसमें पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है, आयात निर्यात बड़ा है ना, दूसरे देशों की हम संस्कृति अपना रहे हैं भूमंडलीकरण में, और वैश्वीकरण भी कहते हैं इसको। और बाजारवाद प्रमुख विषय बन गए। कृष्ण सोबती, उषा प्रेमवंदा और ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि ये दलित साहित्यकार रहे हैं, इनकी एक रचना झूठन काफ़ी फेमस है। और उदय प्रकाश जैसे रचनाकारों ने हिंदी कहानी को नए सामाजिक अनुभव से समृद्ध किया। आगे देखिए, नई कहानी की विशेषताओं को बता दें। नई कहानी की विशेषता, चलो
लिखते हैं। भूमिका, हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन का विकास मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद 1950 और 60 के दशकों में हुआ। स्वतंत्रता से उत्पन्न आशाओं, विभाजन की त्रासदियाँ, दुख, नगरीकरण, मध्यवर्गीय संकट और बदलते मानवीय संबंधों ने कहानी को नई संवेदना प्रदान की। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वरन, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी और भीष्म साहनी इसके प्रमुख कहानीकार माने जाते हैं नई कहानी आंदोलन के। मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण इसमें मिलता है दोस्तों। नई कहानी का जो मुख्य केंद्र शहरी और कस्बाई मध्य वर्ग, इसमें नौकरी की असुरक्षा है, अनसर्टेनिटी, कल पता नहीं क्या होगा, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, आर्थिक दबाव है, पारिवारिक तनाव है, रिश्ते हैं उनमें बनते नहीं हैं, है ना, और सामाजिक दिखावे को व्यक्त किया गया है। मनु भंडारी की यही सच है। इसमें शिक्षित मध्यवर्गीय युवती के भावनात्मक द्वंद्व का यथार्थ चित्रण हमें मिलता है। टूटते मानवीय संबंध, दोस्तों नई कहानी में पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और परिवार के संबंधों में बढ़ती दूरी प्रमुख विषय है। मोहन राकेश की एक और जिंदगी में वैवाहिक संबंधों के विघटन और व्यक्ति की अकेली मानसिकता को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग, मनोवैज्ञानिकता और आंतरिक द्वंद्व। इस आंदोलन के कहानीकार जो हैं बाहरी घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति के अंतर्मन, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन रहती है, कुंठा, असुरक्षा, तनाव को अधिक महत्व देते हैं। निर्मल वर्मा की दोस्तों परिंदे में अकेलापन, स्मृति यानी कि जो बीते हुआ कल है उसकी यादें आज भी मन के अंदर हैं। और असफल प्रेम की, जो प्रेम किया उसमें सफलता उनको मिलती नहीं, पात्रों को की सूक्ष्म अभिव्यक्ति दिखाई देती है। भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति, नई कहानी आदर्शवादी कल्पना के स्थान पर अनुभव किए गए जीवन सत्य को ही प्रस्तुत करती है। लेखक उन्हीं परिस्थितियों को लिखता है जिन्हें उसे निकट से, मतलब बहुत करीब से देखा या महसूस किया। इसलिए इन कहानियों में कृत्रिमता यानी बनावटीपन के बजाय आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी, प्रामाणिकता मिलेगी। आगे, अस्तित्वबोध और अकेलापन। आधुनिक मनुष्य भीड़ में रहते हुए स्वयं को अकेला और असुरक्षित और निरर्थक अनुभव करता है। कई बार हम अनुभव तो करते हैं हमारे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लेकिन हम वास्तव में अकेले हैं। नई कहानी में यह अस्तित्वगत संकट बार बार उभरता है पात्रों में। राजेंद्र यादव की कहानी में व्यक्ति की पहचान और स्वतंत्रता का संघर्ष स्पष्ट है। शिल्प और भाषा में नवीनता, नई कहानी में पारंपरिक आरंभ, चरम और अंत का क्रम आवश्यक नहीं है। सांकेतिकता, बिंब समझते हो ना, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि चांदनी रात में चांदी जैसी चमकती हुई झील में एक सुनहरा हाथ आया, उसके हाथ में फूल का गुलाब था। ये बिंब होता है, मतलब पूरा दृश्य उभर आए मन में। स्मृति यानी कि यादें, पूर्व दीप्ति और खुला अंत अपनाया है। भाषा सहज बोलचाल और पात्रों की स्थिति के अनुसार है। नारी चेतना और व्यक्ति स्वतंत्र है। नई कहानी ने स्त्री को केवल त्यागमय पात्र न मानकर इच्छाओं, निर्णयों और संघर्षों से युक्त एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया। अब महिला वैसी नहीं है कि मतलब सास कह रही है कि हमारी बहू तो दिन रात काम करते, लेकिन उसके सपने तो तुमने मार दिए। तो इन कहानियों के अंदर एक स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्ति दिखाया गया कि उसकी खुद की भी इच्छा है, वो भी खुद डिसीजन ले सकती है, वो अपने आदमी पर डिपेंडेंट नहीं है। समकालीन हिंदी कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताकर उसकी विशेषताओं को बता दें। समकालीन हिंदी कहानी, तो समकालीन हिंदी कहानी से मतलब ऐसी कहानी से है जो अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त करती है। इसका विकास विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, 1980 के बाद में। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं करती अपना, बल्कि बदलते समाज के अंतर्विरोधों, संघर्षों और उपेक्षित वर्ग, है ना, समाज में ऐसे वर्ग जो कि दबे कुचले हैं की पीड़ा को सामने लाती। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोस्तों 1947 के बाद भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता की आशाएं शीघ्र ही गरीबी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, विभाजन की त्रासदी और राजनीतिक मोहभंग से टकराने लगी। 1950 और 60 के दशक की नई कहानी ने मध्यवर्गीय जीवन, अकेलेपन और टूटते संबंधों को व्यक्त किया। आगे देखिए, इसके बाद साठोत्तरी कहानी, कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी और जनवादी कहानी जैसे विभिन्न कथा आंदोलन सामने आए। और 70 के दशक के राजनीतिक संकट, आपातकाल, 1975 और 77 के बीच में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय। किसान मजदूर आंदोलन और नक्सलवादी आंदोलन ने कहानी को व्यवस्था विरोधी चेतना दी। बाद के वर्षों में स्त्री आंदोलन, दलित आंदोलन, आदिवासी अस्मिता यानी कि पहचान, आदिवासी भी एकजुट होते हैं, अपने अधिकारों के लड़ते हैं। मंडल राजनीति, दोस्तों इस देश में, भारत में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, मतलब उनको आरक्षण दिया है, मंडल आयोग का सहयोग रहा, इसमें 27% मिला और मंडल राजनीति थी। 1980 और 90 के दशक की बात है। सांप्रदायिक तनाव, उदारीकरण क्या होता है, जिसमें दोस्तों बाजार खोला जाता है,
विदेशी कंपनियां आती हैं, निवेश करती हैं, है ना। और भूमंडलीकरण वैश्वीकरण ने समकालीन कहानी के विषय क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया है। यथार्थ का बहुआयामी चित्रण। समकालीन कहानी जीवन के कठोर और जटिल यथार्थ को प्रस्तुत करती है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विस्थापन और सामाजिक असमानता जैसे प्रमुख विषय हैं। उदय प्रकाश की तिरछ और आधुनिक व्यवस्था में मनुष्य की असुरक्षा और अमानवीयता को उजागर करती है। उदय प्रकाश की तिरछ कहानी। हाशिए के समाज की अभिव्यक्ति। दोस्तों, हाशिए पर कौन से लोग होते हैं? दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक और श्रमिक। तो इनकी अभिव्यक्ति का इस कहानी ने अवसर दिया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी में जातिगत भेदभाव, मैत्री पुष्पा की रचनाओं में ग्रामीण स्त्री संघर्ष दिखाई देता है। स्त्री चेतना और अस्मिता। समकालीन कहानी की स्त्री केवल सहनशील पात्र नहीं बल्कि अपने अधिकार, अपने शरीर पर नियंत्रण, निर्णय और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्ष करने वाली चेतन व्यक्तित्व है। एक महिला। मनु भंडारी की यही सच है। इसमें स्त्री की भावनात्मक स्वतंत्रता को अभिव्यक्त किया गया है। बाजारवाद और बदलते संबंध। उदारीकरण के बाद उपभोक्तावाद, जहाँ पर अपन वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा भोगना चाहते हैं। महानगरी अकेलापन। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, यहाँ पे क्या अकेलेपन से जो जूझता है इंसान। पारिवारिक विघटन। संबंध अच्छे, रिलेशनशिप अच्छी है नहीं उसकी, और मानवीय संबंधों में स्वार्थ बड़ा है। समकालीन कहानी इन परिवर्तनों की आलोचनात्मक पड़ताल करती है। शिल्पगत नवीनता। इन कहानियों में सांकेतिकता, व्यंग्य कब किया जाता है दोस्तों? जब समाज का राजनीतिक और सामाजिक खोखलापन दिखाना होता है। सेटायर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कटाक्ष से बोल सकते हैं। आत्मकथात्मकता, खुला अंत, लोक भाषा और बोलचाल की शैली का प्रयोग मिलता है। कथानक की अपेक्षा अनुभव और संवेदना को अधिक महत्व दिया जाता है। कथानक मतलब कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है, इसको इंग्लिश में प्लॉट कहते हैं, PLOT, प्लॉट। अमेरिका में कहानी का उद्भव और विकास पे चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बहुत सारे सवाल ऐसे भी आएंगे दोस्तों, जैसे कि रूस में कहानी कैसे विकसित हुई, अमेरिका में, मध्य एशिया में, है ना। तो ये भी मैंने सवाल इसमें डाले हैं। जरूर से वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और दोस्तों, ईयरफोन लगा के रहें आप, और इस वीडियो का स्पीड आप बढ़ा दे तो ही अच्छा होगा। 1.5 या 2 के आसपास कर ले, फटाफट से इनको याद कर लें। भूमिका। अमेरिकी कहानी विश्व साहित्य की अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली विधा है। इसका व्यवस्थित विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, जब अमेरिका अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान निर्मित कर रहा था। पत्र पत्रिकाओं के प्रसार, तेजी से बदलते जीवन और संक्षिप्त पठनीय रचनाओं की मांग ने कहानी विधा को लोकप्रिय बनाया। प्रारंभिक कथा परंपरा देख लो। अमेरिका में कहानी की प्रारंभिक पृष्ठभूमि मूल अमेरिकी लोक कथाओं, धार्मिक आख्यानों, यात्रा वृत्तांतों। यात्रा वृत्तांत आप जानते ही दोस्तों, हैन सांग और फाइयान भारत देश में आए थे बौद्ध धर्म को जानने के लिए। तो दोस्तों, जो भी लिखा उनका जो यात्रा वृत्तांत है ना, मतलब घूमने के लिए जो भी आता है यहाँ पे, और वह अपने अनुभव अपने डायरी में लिखता है, उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और उपनिवेशकालीन संस्मरणों मतलब बीते हुए दिनों के बारे में लिखना दिखाई देती है। इसमें प्रकृति, साहसिक जीवन, नैतिक शिक्षा, अलौकिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। मतलब उस जगत के पार भी जो चीज़ें होती हैं उन घटनाओं का वर्णन मिलेगा। धीरे धीरे यूरोपीय कथा परंपरा के प्रभाव से स्वतंत्र अमेरिकी कहानी का स्वरूप विकसित हुआ। वाशिंगटन इरविंग का योगदान। दोस्तों, वाशिंगटन इरविंग को अमेरिकी कहानी के आरंभिक प्रमुख रचनाकारों में माना जाता है। वाशिंगटन इरविंग। उनकी रीप वेन विंकल और द लीजेंड ऑफ स्लीपी हॉलो में लोक विश्वास, कल्पना, रहस्य और अमेरिकी परिवेश का सुंदर समन्वय इरविंग की रचनाओं में अमेरिकी कथा साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। एडगर एलन पो और कलात्मक परिपक्वता। एडगर एलन पो ने कहानी को निश्चित कलात्मक सिद्धांत प्रदान किए। उन्होंने माना कि कहानी इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे एक बैठक में पढ़ा जा सके और उसका प्रत्येक अंश एक ही प्रभाव उत्पन्न करे। आगे देखो, उनकी द टेल टेल हार्ट, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ असर तथा द गोल्ड बग में भय, रहस्य, मनोविज्ञान और जासूसी तत्व मिलते हैं। पो ने आधुनिक रहस्य और जासूसी कहानी की नींव मजबूत की थी। 19वीं शताब्दी में विस्तार देखिए। नाथेनियल हॉथॉर्न ने पाप बोध और नैतिक द्वंद्व, जबकि हरमन मेलविल ने समुद्री जीवन तथा मानवीय संघर्ष को विषय बनाया। ब्रेट हार्ट और मार्क ट्वेन ने स्थायी रंग, अमेरिकी बोली, हास्य और सामान्य जनजीवन में कहानी को प्रतिष्ठित स्थान दिया। इस काल में अमेरिकी कहानी एक स्वतंत्र राष्ट्रीय कला के रूप में विकसित हुई। यथार्थवाद और आधुनिक जीवन। ओ हेनरी ने द गिफ्ट ऑफ द मेजाई जैसी कहानी में साधारण शहरी जीवन, मानवीय करुणा मतलब जब हम दूसरों के दुख तकलीफ़ों को समझते हैं और समाधान भी बताते हैं, उसको करुणा कहते हैं, ठीक है। और चमत्कारपूर्ण अंत प्रस्तुत किया। जैक लंदन ने प्रकृति और जीवन संघर्ष, जबकि शेरवुड एंडरसन ने छोटे नगरों के अकेले व्यक्तियों का चित्रण किया है। आधुनिक एवं समकालीन विकास। 20वीं शताब्दी में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने संक्षिप्त भाषा और संकेत प्रदान शैली विकसित की। विलियम फॉकनर ने
दक्षिणी अमेरिकी समाज नस्ल इतिहास को विषय बनाया। बाद में फ्लेनरी, ओकॉनर, रेमंड कार्वर और टोनी मॉरिसन और झुम्पा लाहिड़ी ने नस्ली असमानता, प्रवासी अनुभव, प्रवासी कौन व्यक्ति होता है जो कि अपने देश गांव को छोड़कर दूसरे शहर बस जाता है, पारिवारिक विघटन और आधुनिक अकेलेपन को अभिव्यक्त किया है। कथा और आख्यान का अर्थ स्पष्ट करो और उनके मूल स्वरूप पर भी प्रकाश डालो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार आया हुआ सवाल है कथा और आख्यान। क्या मतलब है? देखो, मनुष्य ने अपने अनुभवों, कल्पनाओं, विश्वासों और जीवन संघर्षों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राचीन काल से कहानी का, कथा का सहारा लिया। कथा और आख्यान परस्पर निकट होते हुए पूर्णतः समान नहीं है। कथा किसी घटना या घटनाक्रम की सामान्य प्रस्तुति है, जबकि आख्यान जो है उस कथा को व्यवस्थित, अर्थपूर्ण और कलात्मक ढंग से कहने की प्रक्रिया और संरचना है आख्यान। कथा का मतलब वापस से देख लो, कही जाने वाली घटना या कहानी। इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक कहानियों, पात्रों और परिस्थितियों का क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। कथा मौखिक और लिखित दोनों रूपों में हो सकती है। लोक कथा, दंत कथा को मिथक, मिथक मतलब जो दादी बुआ नानी सुनाती रहते हैं ना, मिथ्स। दंत कथाएं भी कहते हैं इसको, किंवदंतियाँ भी कहते हैं मिथक को। धार्मिक कथा, उपन्यास और कहानी इसके विविध रूप हैं। उदाहरण के लिए पंचतंत्र की कहानियों में या कथाओं में पशु पक्षियों के माध्यम से नीति और व्यवहार की शिक्षा दी गई है। इसी प्रकार प्रेमचंद की ईदगाह बालक हमीद के जीवन, संवेदना और त्याग की कहानी है। आख्यान का मतलब देख लो भाई, किसी घटना, चरित्र अथवा अनुभव का विस्तृत और सुनियोजित वर्णन करना आख्यान कहलाता है। आख्यान में केवल यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि क्या कहा गया है, बल्कि यह भी इम्पोर्टेंट होता है कि उसे किस दृष्टिकोण और शैली में लिखा गया है, कहा गया है। रामायण केवल राम के जीवन की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, आदर्श और परिवार और राज्य से संबंधित व्यापक आख्यान है। इसमें अनेक प्रसंग, पात्र, उपकथाएं मुख्य कथा से जुड़कर विस्तृत जीवन दृष्टि प्रस्तुत करती हैं। कथा और आख्यान का मूल स्वरूप देख लो। कथा और आख्यान का मूल आधार घटना, पात्र, समय, स्थान और कथावाचक है। घटना कथा को गति देती है, पात्र उसे जीवंत बनाते हैं और समय, स्थान उसे सामाजिक संदर्भ प्रदान करते हैं। संदर्भ मतलब भाई किस परिस्थिति में वो कहानी लिखी जा रही है, वो उसका सामाजिक संदर्भ होगा। कथावाचक प्रथम पुरुष मैं अथवा तृतीय पुरुष वह में घटनाओं को प्रस्तुत कर सकता है। इनका मूल स्वरूप निम्न तत्वों से निर्मित होता है। पहला तो घटनाओं का कारण और परिणाम से जुड़ा क्रम, आरंभ, विकास, संघर्ष और चरम बिंदु और परिणतियाँ की अंत, पात्रों की क्रियाएं और संवाद, मानसिक स्थितियाँ और देश काल, सामाजिक परिवेश और जीवन मूल्य, भाषा, शैली, प्रतीक, संकेत और दृष्टिकोण। कथा और आख्यान में क्या अंतर है वो देख लो। कथा मुख्यतः घटनाओं की मूल सामग्री है, जबकि आख्यान उस सामग्री की प्रस्तुति विधि है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का गांव छोड़कर शहर जाना एक कथा है, परंतु उसके संघर्ष, स्मृतियों, दृष्टिकोण और सामाजिक परिस्थितियों को कलात्मक क्रम में प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? आख्यान कहलाएगा। तो आख्यान में क्या है भाई, किसी कहानी को व्यवस्थित तरीके से लिखना, संरचना देना, उसको वो आख्यान कहलाएगी। वस्तु और शिल्प के सैद्धांतिक पक्ष को उजागर कर दें। वस्तु और शिल्प, तो भूमिका देखिए, कहानी के निर्माण में वस्तु और शिल्प दो आधारभूत तत्व है। वस्तु कहानी की अंतर वस्तु यानी कि उसका जो कंटेंट है, मेन कंटेंट, विषय और जीवन अनुभव है, जबकि शिल्प उस वस्तु को कलात्मक रूप देने का एक तरीका है। देखो, सरल शब्दों में अगर कह दूँ तो क्या कहा गया ये वस्तु है और कैसे कहा गया ये शिल्प होता है। हिंदी कहानी में, श्रेष्ठ कहानी में दोनों का संतुलित समन्वय आवश्यक है, वस्तु और शिल्प का। वस्तु का मतलब क्या है? वस्तु का मतलब क्या कहा गया और शिल्प का मतलब कैसे कहा गया। वस्तु का अर्थ और स्वरूप वापस से देखो। वस्तु से मतलब कहानी के केंद्रीय विषय, घटना, पात्र, समस्या और विचार और संवेदना से है। यह लेखक को समाज, इतिहास, राजनीति, परिवार, मनोविज्ञान अथवा व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त होती है। वस्तु केवल कथानक नहीं, बल्कि उसके भीतर निहित जीवन दृष्टि भी है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कफन की वस्तु गरीबी मात्र नहीं, बल्कि अत्यधिक अभाव से उत्पन्न मानवीय संवेदना और सामाजिक व्यवस्था की विडंबना है। इसी प्रकार ठाकुर का कुआं की वस्तु जातिगत भेदभाव और पानी जैसे मूल अधिकारों से वंचित दलित जीवन है। आगे देख लो। शिल्प का अर्थ और प्रमुख तत्व। शिल्प कहानी की रचना विधि तथा अभिव्यक्ति कौशल है। इसके अंतर्गत कथानक संयोजन, पात्र चित्रण, संवाद, भाषा, शैली, दृष्टिकोण, देश काल, प्रतीक, बिंब, पूर्व दीप्ति। कमेंट करो पूर्व दीप्ति क्या होता है, और कहानी का अंत शामिल होते हैं। शिल्प ही साधारण विषय को प्रभावशाली साहित्यिक रचना में बदलता है। तो दोस्तों शिल्प क्या होता है, जितना बढ़िया शिल्प होगा ना उतनी ही प्रभावशाली अपनी रचना बनेगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, इसमें पूर्व दीप्ति पद्धति के माध्यम से वर्तमान और अतीत को जोड़ा गया। अतीत यानी कि पास्ट, बार बार आने वाला प्रश्न तेरी कुड़माई हो गई कहानी में भावनात्मक सूत्र का कार्य करता है। वस्तु और शिल्प का संबंध देखिए। वस्तु और शिल्प को अलग अलग समझा जा सकता है, परंतु रचना में वे अभिन्न होते हैं।
वस्तु के अनुरूप ही शिल्प का चयन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक विषय के लिए आत्म संवाद, स्मृति और सांकेतिकता उपयोगी होती है, जबकि सामाजिक यथार्थ के लिए सहज भाषा, यथार्थवादी घटनाएं अधिक प्रभावी होती हैं। निर्मल वर्मा की परिंदे में अकेलापन और विफल प्रेम वस्तु है, जबकि वातावरण, मौन, संकेत और स्मृतियाँ उसका शिल्प निर्मित करते हैं। शिल्पगत विविधता देख लो, एक ही वस्तु भिन्न शिल्प में अलग प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। ग्रामीण शोषण को प्रेमचंद सीधी यथार्थवादी शैली में प्रस्तुत करते हैं, जबकि उदय प्रकाश व्यंग्य, प्रतीक और कल्पना का सहारा लेते हैं। अतः शिल्प लेखक की रचनात्मक पहचान भी बनता है। अगला सवाल देखेंगे, गद्य विधाओं का परिचय दीजिए, है ना, फटाफट से रट लेते हैं इसको भी। गद्य विधा तो भूमिका देखिए, गद्य वह साहित्यिक अभिव्यक्ति है जिसमें विचारों, अनुभूतियों और घटनाओं को सामान्य वाक्य विन्यास में प्रस्तुत किया जाता है। वाक्य विन्यास मतलब वाक्य में जो कर्ता कर्म क्रिया वो किस हिसाब से रखे गए हैं, वो वाक्य विन्यास कहलाएगा। इसमें कविता की तरह छंद मतलब जैसे कि दोहा, चौपाई, सोरठा, ये छंद होते हैं। लय और तुक का बंधन अनिवार्य नहीं होता। देखो कविता में तो ये छंद, लय, तुक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन गद्य विधाओं में ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ज़रूरी नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य का विकास सामाजिक जागरण, मुद्रण व्यवस्था, शिक्षा और पत्रकारिता के विस्तार के साथ हुआ था। जीवन की विविधता के कारण गद्य ने अनेक स्वतंत्र विधाओं का रूप ग्रहण किया। विधा मतलब दोस्तों शैली अथवा प्रकार। पहला देखेंगे गद्य विधा, पहली टाइप है कहानी। कहानी क्या है दोस्तों, सीमित आकार में किसी एक घटना, अनुभूति, चरित्र या जीवन सत्य को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। इसमें संक्षिप्तता मतलब थोड़े से कम शब्द होते हैं, इसमें कथानक भी सीमित होता है, चरित्र और प्रभान्विति महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेमचंद की ईदगाह में बालक हामिद के माध्यम से प्रेम और त्याग का मार्मिक चित्रण मिलता है। उपन्यास देख लो, दूसरा टाइप है गद्य का। उपन्यास विस्तृत जीवन का व्यापक चित्र मिलता है। इसमें अनेक पात्र, घटनाएं, सामाजिक परिस्थितियां और दीर्घ समय अवधि हो सकती है, यानी कहानी से ज़्यादा पात्र मिलेंगे, ज़्यादा घटनाएँ मिलेंगी और ज़्यादा लंबा समय तक लेखक इसको खींचता रहेगा। प्रेमचंद का गोदान भारतीय किसान जीवन, आर्थिक शोषण और सामाजिक विषमता का प्रतिनिधि उपन्यास है। नाटक और एकांकी दोस्तों, नाटक में बहुत ज़्यादा पात्र होंगे, घटना होगी, और एकांकी नाटक का ही छोटा रूप होता है, ठीक है, जो कि कम समय में कंप्लीट हो जाता है। एकांकी नाटक संवाद और अभिनय पर आधारित एक दृश्य गद्य विधा है, जिसको अपन देख सकते हैं। इसमें कथानक मंच पर पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन कलाकार के प्रेम और सृजनात्मक द्वंद्वों को व्यक्त करता है। एकांकी नाटक का संक्षिप्त रूप है, जिसमें सामान्यतः एक प्रमुख घटना, एक समस्या होती है। मतलब नाटक का एक छोटा रूप एकांकी होता है ना, जिसमें कम पात्र होते हैं, कम समय में खत्म हो भी जाता है और कम घटनाएं होती हैं। निबंध देख लो, गद्य की एक और प्रकार है। निबंध में लेखक किसी विषय पर अपने विचार, अनुभव, दृष्टिकोण को स्वतंत्र शैली में व्यक्त करता है। यह विचारात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक और व्यंग्यात्मक हो सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध गंभीर चिंतन और तार्किक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। जीवनी और आत्मकथा, भाई जीवनी तो होता है जैसे कि आप अब्दुल कलाम की, विराट कोहली की जीवनी लिखे, है ना, और आत्मकथा मतलब आप अपनी लाइफ के बारे में खुद लिख रहे हैं, वो आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी होगी। और जीवनी मतलब बायोग्राफी। जीवनी में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन का वर्णन दूसरे लेखक द्वारा किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन अनुभव प्रस्तुत करता है। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग एक उल्लेखनीय आत्मकथा है। संस्मरण और रेखा चित्र देखो, संस्मरण क्या दोस्तों, जैसे कि आपका रूम पार्टनर था भाई, उसके साथ आप रहे और फिर आपने कुछ लिख दिया, वो संस्मरण होगा। रेखा चित्र मतलब किसी व्यक्ति के कद काठी को देखकर उसके व्यक्तित्व को आधार बनाकर जो आप लिखते हैं वो रेखा चित्र कहलाता है। संस्मरण में लेखक स्मृति के आधार पर व्यक्तियों, घटनाओं का आत्मीय वर्णन करता है। और महादेवी वर्मा की गिल्लू संवेदात्मक रेखा चित्र का सुंदर उदाहरण है। यात्रा वृत्तांत, डायरी और पत्र देखिए। यात्रा वृत्तांत में यात्रा स्थलों, संस्कृतियों और अनुभवों का वर्णन होता है। राहुल सांकरताइन हिंदी साहित्य में फेमस है दोस्तों। यात्रा वृत्तांत इनके काफ़ी फेमस है, जैसे कि लद्दाख की यात्रा, है ना, और रूस और नेपाल इनकी यात्रा की थी इन्होंने। राहुल सांकरताइन ने इस विधा को, यात्रा वृत्तांत को अत्यंत समृद्ध किया। डायरी दैनिक अनुभवों का तिथिवार लेखा है, मतलब हर दिन के अनुभव आप डायरी में लिखते हैं। जबकि पत्र साहित्य में व्यक्तिगत संवेदना के साथ तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ व्यक्त होती हैं। आलोचना और रिपोर्टाज देख लो। आलोचना साहित्यिक रचना का विवेचन और मूल्यांकन करती है। रिपोर्टाज किसी वास्तविक घटना या परिस्थिति का साहित्यिक प्रभावशाली प्रत्यक्ष विवरण देती है। छोटी कहानी की अवधारणा पर चर्चा करें। छोटी कहानी, तो छोटी कहानी आधुनिक गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण कथात्मक विधा है।
यह जीवन के किसी एक अनुभव, घटना, मन, स्थिति और सत्य को सीमित आकार में प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी शब्द के समान हिंदी में इसे कहानी या छोटी कहानी कहा गया है। इसका छोटापन केवल शब्द संख्या से नहीं बल्कि विषय की एकाग्रता, संरचना की कसावट इसमें मिलती है और प्रभाव की तीव्रता से निर्धारित होता है कि ये छोटी कहानी है। छोटी कहानी का मतलब क्या है, एक बार और समझो। छोटी कहानी ऐसी कथात्मक रचना है जिसे सामान्यतः एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक के मन पर समग्र प्रभाव पैदा भी कर दे। इसमें उपन्यास की तरह जीवन का व्यापक चित्र न होकर उसके किसी विशेष क्षण या किसी विशेष पक्ष का चयन किया जाता है। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई की, बस उसी का वर्णन, ठीक है, और आपने नौकरी की, किसी शहर में 10 साल रह के आगे, बस उसी का वर्णन, ये छोटी कहानी होगी। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की ईदगाह का केंद्र हामिद द्वारा अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना इसी छोटी सी कहानी घटनाओं के माध्यम से बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, गरीबी, प्रेम और त्याग का व्यापक जीवन सत्य सामने आता है। आगे देखिए, एक केंद्रीय प्रभाव। छोटी कहानी का प्रत्येक तत्व एक निश्चित प्रभाव की सृष्टि में सहायक होता है। इसमें अनावश्यक घटनाओं और विवरणों को स्थान नहीं होता। एडगर एलन पो ने भी कहानी में एक प्रभाव की अनिवार्यता पर बल दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था का संपूर्ण विन्यास प्रेम और बलिदान की भावना को तीव्र बनाता है। सीमित कथानक और पात्र। छोटी कहानी में प्राय एक मुख्य कथानक, सीमित पात्र और संक्षिप्त और समयावधि होती है। पात्रों का संपूर्ण जीवन वर्त नहीं दिया जाता। जीवन वर्त मतलब उनके जीवन के अनुभव, बल्कि उनके किसी विशेष गुण या मानसिक स्थिति को उभारा जाता है। छोटी कहानी में प्रेमचंद की पूस की रात में हल्कू और उसका एक कुत्ता रहता जबरा, है ना। पूस मतलब पौष का महीना, बहुत ठंड पड़ती है और ये दिसंबर और जनवरी के पास आता पूस। तो उसके माध्यम से पूस की रात कहानी के माध्यम से किसान की विवशता, मजबूरी है और प्रभावशाली रूप में सामने लेके आए प्रेमचंद जी। संक्षिप्तता और कसाव। छोटी कहानी की भाषा चुस्त, अर्थपूर्ण और संकेत प्रदान होती है। प्रत्येक संवाद यानी कि जो डायलॉग होता है पात्रों के बीच में, घटना और वर्णन कथ्य को आगे बढ़ाता है। अनावश्यक विस्तार कहानी के प्रभाव को कमजोर कर देता है। इसलिए इसमें शब्दों की मितव्ययता यानी कि शब्द बहुत सोच समझ के खर्च किए जाते हैं और अभिव्यक्ति की सघनता आवश्यक है। जीवन के एक एक क्षण का उद्घाटन। छोटी कहानी प्राय जीवन के किसी निर्णायक क्षण को पकड़ती है। वह घटना के माध्यम से पात्र के अंतर्मन और सामाजिक सत्य का उद्घाटन भी करती है। जैसे निर्मल वर्मा की परिंदे में अकेलेपन और असफल प्रेम की अनुभूति प्रत्यक्ष घटनाओं से अधिक संकेतों और वातावरण द्वारा ही व्यक्त हो जाती है। आगे देखेंगे कलात्मक अंत और प्रभावान्विति। कहानी का अंत चमत्कारपूर्ण, मार्मिक, सांकेतिक या खुला हो सकता है। ओ हेनरी की द गिफ्ट ऑफ मेजाई का अप्रत्याशित अंत, मतलब हमने सोचा नहीं ऐसा अंत हो, प्रेम और त्याग को अधिक प्रभावपूर्ण बनाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, प्रेमकालीन हिंदी कहानियों पे विचार करें। 2-3 बार आया हुआ सवाल है पिछले 3-4 सालों में, इसलिए लिखा है मैंने प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानियाँ। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग 20वीं शताब्दी के आरंभ से 1936 तक का समय प्रेमचंद कालीन कहानी का प्रमुख दौर है। इस टाइम पर दोस्तों हिंदी कहानी कल्पना, मनोरंजन और उपदेश की सीमाओं से निकलकर सामाजिक यथार्थ यानी कि समाज में जो घटनाएं हो रही थी, जो वास्तविकता थी, वो प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में दिखाई। मानवीय संवेदना, इमोशंस दिखाए गए और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी प्रेमचंद ने कहानी को सामान्य जनता के जीवन संघर्षों का सशक्त माध्यम बनाया। सामाजिक यथार्थ का चित्रण देखो। प्रेमचंद कालीन कहानी की सबसे बड़ी विशेषता ग्रामीण और निम्न वर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और गरीब वर्ग कहानी के केंद्र में आए। प्रेमचंद की पूस की रात में किसान हल्कू की गरीबी और विवशता, मजबूरी दिखाई देती, जबकि कफन अत्यधिक अभाव से उत्पन्न संवेदनहीनता और सामाजिक विडंबना को सामने लाती है। शोषण और सामाजिक विषमता। इस युग की कहानी में जमींदारी, महाजनी, शोषण, जाति भेद और वर्ग असमानता की आलोचना की गई। ठाकुर का कुआं में, ये कहानी है ठाकुर का कुआं, इसमें दलित स्त्री गंगी के माध्यम से अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी और जल जैसे मूल अधिकार से वंचित समाज की पीड़ा व्यक्त हुई। सदगति धार्मिक पाखंड और जातिगत शोषण पर तीखा प्रहार करती है। सदगति कहानी। राष्ट्रीय एवं सुधारवादी चेतना, स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक सुधारों का प्रभाव भी इस काल की कहानी पर पड़ा। प्रारंभिक कहानी में आदर्शवाद मिलेगा आपको, त्याग, देश प्रेम और नैतिकता प्रमुख थे। बाद में आदर्शवाद अधिक यथार्थवाद और आलोचनात्मक बन गया। मानवीय संवेदना और चरित्र चित्रण। प्रेमचंद ने एक साधारण पात्रों में असाधारण मानवीय गुण खोजे। ईदगाह में हामिद का अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना प्रेम, त्याग और बाल मनोविज्ञान का मार्मिक उदाहरण है। पंच परमेश्वर कहानी में न्यायबोध और मित्रता के संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। पंच परमेश्वर, 2 दोस्त रहते हैं इसमें, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बार डिसीजन देते रहते हैं, मनमुटाव चलता है, लेकिन वो
सत्य के पक्ष में बोलते हैं। भाषा और शिल्प, इस काल की भाषा सरल, सहज, मुहावरेदार और जनजीवन के निकट, कथानक, स्पष्ट, संवाद स्वाभाविक और वातावरण में यथार्थपूर्ण है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, इसमें प्रेम और बलिदान को कलात्मक शिल्प और पूर्व दीप्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखो, मेरा बोलने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है। साठोत्तरी हिंदी कहानी की विशेषताओं को उदाहरण के साथ समझाओ। साठोत्तरी हिंदी कहानी, तो दोस्तों सन 1960 के बाद विकसित हिंदी कहानी को सामान्यतः साठोत्तरी कहानी कहा जाता है। यह नई कहानी की अवस्था थी। यह नई कहानी की अगली व्यवस्था थी, परंतु इसका स्वर अधिक तीखा, विद्रोही और व्यवस्था विरोधी था। स्वतंत्रता बाद की आशाओं का टूटना, यानी कि हमने सोचा कि बहुत विकसित बन जाएंगे, गरीबी हट जाएगी, बेरोजगारी हट जाएगी। तो दोस्तों जो आशाएं थी स्वतंत्रता के बाद में वो टूटी। हमारी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता। 1962 में चाइना के साथ में युद्ध हुआ, 1965 में किसके साथ युद्ध हुआ, पाकिस्तान में, और 1971 में बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया। तो भ्रष्टाचार, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता और मध्य वर्गीय मोहभंग। मिडिल क्लास है वो अपनी लाइफ से ही खुश नहीं था यहाँ के लोग। इस कहानी के पृष्ठभूमि बने ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महीप सिंह और गिरिराज किशोर इसके प्रमुख रचनाकार हैं। मोहभंग और आक्रोश, साठोत्तरी कहानी में स्वतंत्रता जुड़ी आशाओं के टूटने की पीड़ा दिखाई देती है। सामान्य व्यक्ति को लगा कि सत्ता बदल गई, किंतु शोषण और असमानता बनी रही, इसलिए इन कहानियों में व्यवस्था के प्रति असंतोष और आक्रोश व्यक्त हुआ। दूधनाथ सिंह की सपाट चेहरे वाला आदमी आधुनिक व्यक्ति की संवेदनहीनता और पहचान संकट को सामने लाती है। महानगरीय जीवन और अकेलापन, तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण ने दोस्तों व्यक्ति को भीड़ के बीच अकेला कर दिया। पारिवारिक संबंध कमजोर रहे और जीवन बनावटी बनता चला गया। ज्ञान रंजन की कहानी में मिडिल क्लास फैमिली की ऊब, निष्क्रियता और विडंबना का तीखा चित्रण मिलता है। ज्ञान रंजन की कहानियों में अस्तित्व संकट और मानसिक तनाव, इस दौर की कहानी का पात्र आत्मविश्वासी नायक नहीं बल्कि हताश, असुरक्षित और दिशाहीन व्यक्ति है। वह नौकरी, परिवार, प्रेम और सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच अपनी पहचान खोजता है। रविंद्र काले की कहानियाँ शिक्षित बेरोजगार युवक की निराशा और संघर्ष को व्यंग्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती हैं। व्यवस्था विरोध और राजनीतिक चेतना, साठोत्तरी कहानी भ्रष्ट राजनीति, नौकरशाही, अवसरवाद और सामाजिक पाखंड की आलोचना करती है कि लोग हैं बाहर से तो अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन वो नैतिक रूप से भ्रष्ट है। इसमें सत्ता और सामान्य जनता के बीच बढ़ती दूरी को भी उजागर किया कि प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को कोई मतलब नहीं है जनता से। काशीनाथ सिंह की रचनाओं में सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। बदलते स्त्री पुरुष संबंध, प्रेम और विवाह अब आदर्श संबंध न रहकर तनाव, स्वार्थ, असुरक्षा और स्वतंत्रता के संघर्ष से जुड़े दिखाई देते हैं। स्त्री भी अपनी इच्छाओं और पहचान के प्रति सजग रूप में सामने लेके आती है। भाषा एवं शिल्प में प्रयोग, इन कहानियों में, साठोत्तरी कहानियों में पारंपरिक कथानक का अभाव मिलेगा। खुला अंत, प्रतीक, व्यंग्य, आत्मसंवाद और खंडित संरचना मिलती है। कहानी में खंडित संरचना, भाषा बोलबाल की है, तीखी और कई बार सपाट दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवादी कहानी की विशेषताओं को उदाहरण के साथ समझा दो। जनवादी कहानी, तो जनवादी कहानी हिंदी कहानी की वह धारा है जो सामान्य जनता, विशेषकर किसान, मजदूर, निम्न वर्ग, दलित, स्त्री और शोषित समुदायों के जीवन संघर्षों को केंद्र में रखती है। इसका विकास विशेष रूप से 1970 के दशक में के बाद हुआ, जब सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण तीव्र रूप में सामने है। इस कहानी पर कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? जनवादी कहानी। इस कहानी पर प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव सामने दिखाई देता है, जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा क्या है कि समाज में एक वर्ग दूसरे का शोषण करेगा, जैसे कि पूंजीपति और मजदूर का शोषण करेगा। साधारण जन का जीवन, जनवादी कहानी में राजा, सामंत या उच्च वर्ग के स्थान पर आम आदमी कथा का नायक बनता है। किसान की गरीबी, मजदूर की बेबसी, बेरोजगार युवा की निराशा और स्त्री का संघर्ष इसके प्रमुख विषय हैं। प्रेमचंद की कफन और पूस की रात में जनवादी चेतना के प्रारंभिक संकेत दिखाई देते हैं। वर्ग संघर्ष और शोषण का विरोध, जनवादी कहानी समाज में उपस्थित शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष को उजागर करती है। इसमें जमींदार, पूंजीपति, ठेकेदार, अधिकारी और राजनीतिक शक्तियां शोषणकारी व्यवस्था के प्रतीक बनकर सामने आती हैं। संजीव की कहानियों में आपको खदानों, कारखानों और ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों का संघर्ष प्रभावशाली रूप में मिलता है। प्रतिरोध और परिवर्तन की चेतना, इस कहानी का उद्देश्य केवल गरीबी या पीड़ा का वर्णन करना नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देना भी है। इसके पात्र परिस्थितियों के सामने पूरी तरह निष्क्रिय नहीं रहते, बल्कि अपने अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज़ उठाते हैं। शिव मूर्ति की त्रिया चरित्र में स्त्री सामाजिक और पितृसत्तात्मक शोषण के विरुद्ध संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। पितृसत्तात्मक एक व्यवस्था जिसमें एक मेल है ना, डोमिनेंट रहता है स्त्री पे और अपनी चलाता है, डिसीजन मेकिंग में भी अपनी चलाएगा। ग्रामीण और श्रमिक जीवन का यथार्थ देखो, जनवादी कहानी में
गांव, खेत, कारखाने, खदान, झुग्गी बस्ती और श्रमिक बस्तियां महत्वपूर्ण परिवेश बनाते हैं। स्वयं प्रकाश और असगर वजाहत की कहानियों में निम्न मध्य वर्गीय तथा श्रमिक जीवन की समस्याओं का संवेदनशील चित्रण मिलता है। सरल और जन भाषा का प्रयोग किया गया। इस धारा की यानी कि जो जनवादी कहानी है, इस धारा की भाषा सहज बोलचाल की, व्यंग्यपूर्ण और लोक जीवन के निकट होती है। क्षेत्रीय शब्दों, मुहावरों और लोक भाषाओं का प्रयोग पात्रों और परिवेश को, यानी कि गाँव का परिवेश है, शहर का परिवेश को विश्वसनीय बनाता है। भाषा का उद्देश्य सजावट नहीं बल्कि जीवन सत्य को प्रभावशाली रूप में सामने लाना है। सामाजिक प्रतिबद्धता, जनवादी कहानीकार तटस्थ दर्शक न होकर शोषित मतलब जिसको परेशान किया जा रहा है उसके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। यह जातिवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्ट व्यवस्था की आलोचना करता है। कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए दोस्तों उदाहरण के साथ में। तो कहानी और उपन्यास दोनों ही कथात्मक गद्य विधाएं हैं। दोनों में पात्र, कथानक, संवाद, देश काल और जीवन अनुभव पाए जाते हैं। फिर भी उनकी संरचना, विस्तार, प्रभाव में पर्याप्त अंतर होता है। कहानी जीवन के किसी एक पक्ष या क्षण को तीव्रता से प्रस्तुत करती है, जबकि उपन्यास जीवन को विस्तृत और बहुआयामी चित्र सामने लेके आता है। मतलब उपन्यास में दोस्तों कहानी से थोड़ा ज़्यादा पात्र होते हैं, घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं। आकार और विस्तार, कहानी आकार में छोटी होती है, सामान्यतः एक बैठक में पढ़ी जा सकती है, यानी कि एक बार से एक सिटिंग में पढ़ सकते हैं अपन कहानी। उपन्यास अपेक्षाकृत लंबे होते हैं दोस्तों तथा अनेक अध्याय में विभाजित होता है। प्रेमचंद की ईदगाह एक छोटी कहानी है, जबकि गोदान जो है विस्तृत उपन्यास है। कथा वस्तु की एकाग्रता, ये अंतर पढ़ रहे हैं दोस्तों कहानी और उपन्यास में। कहानी प्राय आपको एक मुख्य घटना, अनुभव या समस्या पर केंद्रित रहती है। इसके विपरीत उपन्यास में अनेक घटनाएं और उपकथाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पूस की रात हल्कू की एक रात और किसान जीवन की व्यवस्था पे केंद्रित है कि उसके खेत में नील गाय घुस जाती हैं, लेकिन उनको भगाता नहीं है हल्कू किसान। वो सोचता है कि यार रोज़ रोज़ ठंड में यहाँ पे कौन सोएगा, इसको चढ़ जाने दो, खेत को ख़त्म हो जाने दो। जबकि गोदान में किसान, जमींदार, महाजन, नगर और गांव से जुड़े अनेक घटनाएं हैं। पात्रों की संख्या और विकास, कहानी में पात्र सीमित होते हैं और उनके जीवन का कोई विशेष पक्ष उभारा जाता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है तथा उनके व्यक्तित्व और परिस्थितियों का क्रमिक विकास भी दिखाया जाता है, यानी कि जीवन के सभी पक्ष मिलेंगे उपन्यास में। ईदगाह में हामिद का त्याग प्रमुख है, जबकि गबन में रमानाथ और जालपा के चरित्र अनेक परिस्थिति से गुजरते बदलते हैं। ये एग्जाम्पल आपको लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। समय और देश काल, कहानी का घटनाकाल प्राय सीमित होता है, जैसे कुछ घंटे, दिन या किसी एक याद तक। उपन्यास कई वर्षों और व्यापक सामाजिक परिवेश को समेट सकता है। निर्मल वर्मा की परिंदे सीमित अनुभव जगत की कहानी है, जबकि फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल ग्रामीण परिवेश इसमें दिखाया है। मेला आंचल में पूरे ग्रामीण अंचल का व्यापक चित्र प्रस्तुत करता है। शिल्प और वर्णन के स्तर में अंतर, कहानी में संक्षिप्तता, कसाव और सांकेतिकता आवश्यक है। प्रत्येक शब्द केंद्रीय प्रभाव से जुड़ा होता है। उपन्यास में विस्तार, वर्णन, चरित्र विश्लेषण, वातावरण और संवाद के लिए अधिक अवसर मिलता है। प्रभाव अनुभूति, कहानी पाठक पर एक तीव्र और समग्र प्रभाव डालती है, जबकि उपन्यास धीरे धीरे अनेक प्रभावों और जीवन सत्यों को विकसित करता है। कफन तुरंत सामाजिक विडंबना का झटका देती है, जबकि गोदान भारतीय समाज की एक व्यापक त्रासदी को मुख्य उद्घाटित करता है। अगला सवाल दोस्तों, कथा की प्राचीनता का उल्लेख करते हुए इसके मूल उद्देश्य को स्पष्ट करें। कथा की प्राचीनता को उल्लेख करते हुए इसके मूल उद्देश्य बताना है। तो दोस्तों कहानी जो है, कथा है, मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन अभिव्यक्ति विधाओं में से एक रही है। जब लिखित भाषा का विकास नहीं होता तब भी मनुष्य अपने अनुभव, भय, उसके जो डर थे, विश्वास थे, संघर्ष और कल्पनाओं को मौखिक कहानियों के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक वो पहुंचाता था। इस दृष्टि या नज़र से कथा का इतिहास मानव संस्कृति जितना ही प्राचीन माना जा सकता है। कथा की प्राचीनता दोस्तों, प्राचीन समाजों में कथा का संबंध धर्म, मिथक, लोक विश्वास और सामुदायिक स्मृति यानी कि कलेक्टिव मेमोरी से था। समाज की जो यादें थीं जो सहेज के रखी जाती थी, अगली पीढ़ी तक वो कहानियाँ बताई जाती थी। भारत में वेदों के संवाद, उपनिषदों के दृष्टांत और रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, पंचतंत्र, हितोपदेश और कथा सरित सागर कथा परंपरा के समृद्ध उदाहरण हैं। महाभारत में नल, दमयंती, सावित्री, सत्यवान जैसे अनेक उपाख्यान मिलते हैं। पंचतंत्र में पशु पक्षियों के माध्यम से व्यवहार, बुद्धि और नीति की शिक्षा दी गई है। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्मों के प्रसंगों द्वारा करुणा, त्याग और सदाचार का संदेश दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार का माध्यम भी थी। मनोरंजन और जिज्ञासा की पूर्ति, कथा का एक मूल उद्देश्य मनुष्य का मनोरंजन करना है। रोचक घटनाएं, रहस्य, संघर्ष और कल्पना श्रोता या पाठक की जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। राजा, रानी, वीर योद्धा, जादू और साहसिक यात्राओं से जुड़ी लोक कथाएं इसी उद्देश्य की पूर्ति भी करती हैं। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार देखिए, कथा जटिल विचारों को सरल और स्मरणीय रूप में प्रस्तुत करती है। पंचतंत्र की कहानियाँ राजकुमारों को राजनीति को मित्रता और व्यवहारिक बुद्धि सिखाने के उद्देश्य से की गई। पंचतंत्र की कहानियाँ इस प्रकार कथा शिक्षा को नीरस उपदेश के स्थान पर रोचक अनुभव बना देती है। कथा
नैतिक और सामाजिक संस्कार देखिए, प्राचीन कहानियों में आपको सत्य, न्याय, कर्तव्य, त्याग, करुणा और साहस जैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई। हरिश्चंद्र की कहानी सत्यनिष्ठा यानी कि सत्य के प्रति वो अड़े रहे, जबकि श्रवण कुमार की कथा माता पिता की सेवा का आदर्श प्रस्तुत करती है। कथाएं समाज के स्वीकार्य आचरण और मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हैं। कितनी बढ़िया बात कही गई है दोस्तों। हिंदी साहित्य जो भी पढ़ेगा ना वो विद्वान तो हो ही जाएगा, और कम से कम भगवान तो नहीं तो भगवान के नीचे जो पद है उसको मिल ही जाएगा। इतना मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। देखो वापस से पढ़ते हैं। कथाएं जो हैं समाज के स्वीकार्य आचरण और मर्यादाओं को सुरक्षित रखती हैं। अनुभव और जीवन सत्य की अभिव्यक्ति, कथा मनुष्य को स्वयं और समाज को समझने का अवसर देती हैं। आधुनिक कहानी में भी यही उद्देश्य नए रूप में उपस्थित है। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी जो है करुणा और त्याग को, जबकि ठाकुर का कुआं सामाजिक अन्याय को उजागर करती है। सामाजिक आलोचना और परिवर्तन देखिए, कथा समाज की विसंगतियों यानी कि विकृतियों, बुराइयों, शोषण और रूढ़ियों यानी कि जो पुराने ख्याल आता है उस पर प्रश्न उठाती है कथा। यह केवल यथार्थ का चित्रण नहीं करती बल्कि पाठक में संवेदना और परिवर्तन की चेतना भी उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहानी के संवेदनात्मक संरचना और भाषा की भूमिका पर विचार करें। कहानी के संवेदनात्मक संरचना और भाषा की भूमिका। तो कहानी केवल घटनाओं का क्रम नहीं है बल्कि मनुष्य की अनुभूतियों, संबंधों, संघर्षों और मानसिक स्थितियों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कहानी के संवेदनात्मक संरचना से मतलब उस भावात्मक संगठन से है जिसके द्वारा लेखक किसी अनुभव को पाठक के भीतर जीवंत बनाता है। भाषा इस संरचना को रूप, गति और प्रभाव प्रदान करती है। अब संवेदनात्मक संरचना क्या मतलब वो देख लो। संवेदनात्मक संरचना कहानी की वह आंतरिक व्यवस्था है जिसमें एक घटना, पात्र, वातावरण, स्मृति, मनोदशा और प्रतीक मिलकर एक विशेष अनुभूति उत्पन्न करते हैं। इसे क्या कहते हैं? संवेदनात्मक संरचना। कहानीकार किसी भी सामाजिक समस्या को केवल सूचना के रूप में नहीं रखता बल्कि पात्रों के सुख दुख, भय, अकेलेपन और संघर्ष के माध्यम से भी उसे महसूस कराता है। प्रेमचंद की ईदगाह में गरीबी का वर्णन मात्र नहीं, हामिद द्वारा अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना करुणा, प्रेम और त्याग की संवेदनात्मक संरचना निर्मित करता है। घटना और पात्रों की भूमिका क्या है? देखो कहानी में घटना संवेदना को जन्म देती है और पात्र उसे मानवीय रूप प्रदान करते हैं। पात्रों की प्रतिक्रियाएं, संवाद और उसका जो मौन है, चुप्पी है, उसके अंतर्मन को प्रकट करते हैं। पूस की रात में ठंड, खेत और हल्कों की व्यवस्था, ये मजबूरी मिलकर किसान जीवन की पीड़ा को तीव्र बनाते हैं। वातावरण और प्रतीक देख लो भाई। प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण कहानी के भाव को गहरा करती हैं। वर्षा, अंधेरा, सूना कमरा, भीड़ भाड़ भरा जो शहर है पात्र की मानसिक स्थिति के संकेत बन जाते हैं। निर्मल वर्मा की जो परिंदे है दोस्तों, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी में मौन यानी कि चुप्पी, स्मृति और वातावरण अकेलेपन की अनुभूति को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। भाषा की केंद्रीय भूमिका क्या है दोस्तों? भाषा जो है कहानी की संवेदना को पाठक तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम है। सरल, स्वाभाविक और पात्र के अनुसार भाषा जो है कहानी को विश्वसनीय बनाती है। ग्रामीण पात्रों के लिए लोक भाषा और शहरी पात्रों के लिए बोलचाल की भाषा परिवेश की प्रामाणिकता बढ़ाती है, जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। संक्षिप्तता और संकेतात्मकता, कहानी की भाषा में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करना उसकी विशेषता होती है कहानी की। संवाद, प्रतीक। प्रतीक मतलब दोस्तों जैसे मैंने कहा काले बादल। काले बादल क्या है? प्रतीक ही तो है। काले बादल का मतलब होता है किसी के जीवन में गहरी उदासी या गहरा दुख, ये प्रतीक होता है। बिंब बता दिया मैंने। और व्यंजना पाठक को अर्थ की गहराई तक ले जाते हैं। व्यंजना मतलब जो कहा जा रहा है उसका शाब्दिक अर्थ अलग है ना, और उसके पीछे वो जो छिपा हुआ अर्थ वो व्यंजना के माध्यम से पाठक तक पहुंचाने की कोशिश करता है लेखक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसमें छोटा सा वाक्य भावनात्मक स्मृति और जीवन भर के प्रेम का सूत्र बन गया है, उसने कहा था। भाषा और चरित्र निर्माण, पात्र की शिक्षा, वर्ग, क्षेत्र और मन स्थिति उसके बोलने के ढंग से प्रकट होती है। इस प्रकार भाषा केवल कथन का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और सामाजिक पहचान का माध्यम भी है। अगला सवाल दोस्तों, मैंने कहा था भाई रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, मध्य एशिया, इनमें कहानियों का विकास कैसे हुआ? ऐसे सवाल आपको दिख ही जाएंगे पेपर में। भूमिका, आधुनिक कहानी का विकास यूरोप की दीर्घ कथा परंपरा से हुआ। इटली और ब्रिटेन ने इस विधा को प्रारंभिक आधार, विषय की विविधता और कलात्मक संरचना प्रदान की। इटली में पुनः जागरणकालीन नवेला की ने कहानी को स्वतंत्र रूप दिया, जबकि ब्रिटेन में लोक कथाओं, धार्मिक आख्यानों, पत्र पत्रिकाओं और आधुनिक सामाजिक जीवन ने इसको विकसित किया था। इटली में कहानी का प्रारंभ देखिए। इटली में आधुनिक कहानी का आरंभ मध्ययुगीन नोवेला परंपरा से माना जाता है। नोवेला परंपरा, नोवेला का मतलब क्या है? नई अथवा रोचक घटना का संक्षिप्त वर्णन। 13वीं शताब्दी के नोवेलिनो नामक कथा संग्रह में प्रेम, चतुराई, नीति और हास्य संबंधित छोटी कथाएं संकलित थी। बोकाचियो और डेकामेरोन, इतालवी कहानी के विकास में जियोवानी बोकाचियो का विशेष योगदान उनकी प्रसिद्ध करती डेकामेरोन में 10 युवक युवतियां महामारी से बचने के लिए एक स्थान पर रहते हुए 100 कहानियां सुनाते हैं। इस कहानी में प्रेम, धर्मों का आडंबर,
है ना, दिखावा धर्मों का और व्यापारिक जीवन, मानवीय चतुराई और सामाजिक विडंबनाओं का चित्रण आपको मिलेगा। बोकाचियो ने कथा को धार्मिक उपदेश से मुक्त कर सामान्य मनुष्य के व्यवहार और सांसारिक जीवन से जोड़ा। उनकी कहानी में रोचक कथानक मिलेगा, जीवंत चरित्र और व्यंग्यपूर्ण शैली मिलती है। आगे चलकर मातेओ बंदेलो और लुइजी पिरांदेलो ने इतालवी कहानी यानी कि इटली की कहानी को मनोवैज्ञानिक और आधुनिक स्वरूप दे दिया। ब्रिटेन में प्रारंभिक कथा परंपरा देख लो। ब्रिटेन में कहानी की जो जड़ें हैं लोक कथाओं, वीर गाथाओं, दंत कथाओं और धार्मिक उपदेश कथाओं में थी। 14वीं शताब्दी में जोफ्री चासर ने कैंटरबरी टेल्स की रचना की। इसमें तीर्थयात्रियों द्वारा सुनी गई कहानियों के माध्यम से अंग्रेज समाज के विभिन्न वर्गों, व्यवसायों और मानवीय विशेषताओं का चित्रण किया गया। कैंटरबरी टेल्स, है ना, जोफ्री चासर की है ये रचना। तो पत्र पत्रिका और गद्य का प्रभाव देखिए। 17वीं 18वीं शताब्दी में गद्य और पत्रकारिता के विकास से संक्षिप्त कथा को एक नया मंच मिला। एडिसन और स्टील के पत्रों में चरित्र चित्रण, सामाजिक व्यंग्य, छोटी घटनाओं का कथात्मक रूप दिखाई देता है। डेनियल डिफो और वाल्टर स्कॉट की रचनाओं ने यथार्थवादी कथा विकास में योगदान दिया। आधुनिक ब्रिटिश कहानी देख लो। 19वीं और 20वीं शताब्दी में चार्ल्स डिकेंस, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, ऑस्कर वाइल्ड, रूडयार्ड किपलिंग और समरसेट मॉम ने कहानी को लोकप्रिय बनाया इंग्लैंड में। किपलिंग की द जंगल बुक में भारतीय परिवेश और साहसिकता है, जबकि मॉम की कहानियाँ मानवीय स्वभाव और संबंधों की विडंबनाएं उजागर करती हैं। D.H. लॉरेंस और वर्जीनिया वुल्फ ने मनोवैज्ञानिकता तथा चेतना प्रभाव को महत्व दिया। कथा की लिखित परंपरा को बता दो अब। कथा की लिखित परंपरा, तो कथा मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन अभिव्यक्ति विधाओं में से है। प्रारंभ में मौखिक परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी, किंतु लेखन कला के विकास के बाद कथाओं को लिखित रूप मिलने लगा। सवाल क्या था? कथा की लिखित परंपरा। लिखित परंपरा ने दोस्तों कथाओं को स्थायित्व, व्यापक प्रचार, क्योंकि एक बार कहानी लिखी जाती है काफ़ी सालों तक सुरक्षित रहती है। लिखित परंपरा ने कथाओं को स्थायित्व, व्यापक प्रसार और साहित्यिक परिष्कार प्रदान किया। परिष्कार का मतलब शिल्प के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, वर्तनी के स्तर पर अच्छी हुई भाषा। इसी आधार पर आगे चलकर आधुनिक कहानी और उपन्यास जैसी गद्य विधाओं का विकास हुआ। प्राचीन लिखित कथा परंपरा देख लो। भारतीय साहित्य में कथा की लिखित परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और महात्मा बुद्ध की, भगवान बुद्ध की पिछले जन्मों की कहानियाँ यानी कि जातक कथाएं, पंचतंत्र, हितोपदेश और कथा सरित सागर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन ग्रंथों में आपको धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से संबंधित कथाएँ मिलेंगी। उदाहरण के लिए पंचतंत्र में पशु पक्षियों के माध्यम से राजनीति, मित्रता और व्यवहार कुशलता की शिक्षा दी गई है, जबकि जातक कथाएं करुणा, त्याग और सदाचार जैसे मानवीय मूल्यों को स्थापित करती हैं। मध्यकालीन लिखित कथा परंपरा। मध्यकाल में कथा का विकास धार्मिक, भक्ति और लोक साहित्य के माध्यम से हुआ। इस काल में सिंहासन, बत्तीसी, बैताल, पच्चीसी, शुक्र, सप्तती, प्रेमाख्यानों और लोक कथाओं का व्यापक प्रसार हुआ। इन रचनाओं में मनोरंजन के साथ नीति, लोक जीवन, सांस्कृतिक परंपरा और चित्रण मिलता है। आधुनिक लिखित कथा परंपरा देख लो। 19वीं शताब्दी में मुद्रणालय, आधुनिक शिक्षा और पत्र पत्रिकाओं के विकास से कथा साहित्य का नया युग प्रारंभ हुआ। अब कहानी केवल धार्मिक या नैतिक शिक्षा का माध्यम नहीं रही, बल्कि सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदना और जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति बनने लगी। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था तथा प्रेमचंद की ईदगाह, कफन और पूस की रात जैसी रचनाओं ने आधुनिक हिंदी कहानी को नई दिशा और परिपक्वता दे दी। अगला सवाल दोस्तों, पूर्वी एवं मध्य एशिया में कहानी विषय पर एक निबंध लिखो। भाई, पूर्वी और मध्य एशिया की कहानी परंपरा अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और बहुरंगी रही है। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान और मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में कथाएं लोक विश्वास, धर्म, इतिहास, प्रकृति और जनजीवन के विकास से जुड़ी हैं। देखो, मध्य एशिया का क्या मतलब है? तजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब मध्य एशिया के देश हैं, है ना। और पूर्वी एशिया के देश मतलब चीन, जापान, कोरिया, ये सब। इन कथाओं में मनोरंजन के साथ नैतिक शिक्षा, सामाजिक अनुभव, सांस्कृतिक स्मृति का संरक्षण भी हुआ। चीन की कथा परंपरा देख लो। चीन में प्रारंभिक कथाएं मिथकों, पूर्वज पूजा, वीर गाथाओं और अलौकिक घटनाएं यानी कि उस जगत के पार की जो घटनाएं हैं वो दिखाई जाती थी। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से पुनः जन्म, कर्म और नैतिकता पर आधारित कथाओं का विकास हुआ। तांग और मिंग काल में लघु कहानियों तथा जनप्रिय आख्यानों को विशेष प्रोत्साहन मिला। चीन कथा में लोमड़ी आत्माओं, विद्वानों, किसानों, अधिकारियों से संबंधित प्रसंग मिलते हैं। पू सोंगलिंग की लिया ओझाई की विचित्र कथाएं में अलौकिक घटनाओं के माध्यम से सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार और मानवीय कमजोरी पर व्यंग्य किया गया है। जापानी कहानी का विकास देख लो। जापान की कथा परंपरा में शिंतो धर्म, बौद्ध विचार और लोक कथाओं से प्रभावित रही। ताकेतोरी मोनोगातारी को जापान की प्रारंभिक कथात्मक रचनाओं में गिना जाता है। किसको? ताकेतोरी मोनोगातारी को। इसमें बांस से प्राप्त राजकुमारी की अद्भुत कहानी का वर्णन मिलता है। आधुनिक काल में आकुतागावा
युनोसुके ने जापानी कहानी को मनोवैज्ञानिक गहराई और आधुनिक शिल्प प्रदान किया। उनकी रासोमोन तथा इन एग्रो में सत्य की सापेक्षता, नैतिक पतन और मनुष्य की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों का चित्रण मिलता है। मध्य एशिया की मौखिक कथा परंपरा देख लो। मध्य एशिया में कथा का विकास मुख्यतः मौखिक परंपरा, वीर गाथाओं और घुमंतु जीवन से हुआ। कजाक, किर्गिज, उज्बेक, तुर्कमेन और मंगोल समुदाय में कथावाचक लोक नायकों के साहस, प्रेम, संघर्ष और की कहानियाँ सुनाते थे। किर्गिज महाकाव्य मानस वीरता, सामुदायिक एकता, राष्ट्रीय स्मृति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। किर्गिज महाकाव्य। सूफी और लोक कथाओं का प्रभाव देख लो। मध्य एशिया कथाओं में इस्लाम, सूफी विचार, फारसी, अरबी कथा परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। मुल्ला नसरुद्दीन से जुड़ी हास्य कथाएं बुद्धिमत्ता, सामाजिक व्यंग्य और जनसाधारण की समझ को व्यक्त करती हैं। प्रमुख विशेषता देख लो इन कहानियों में प्रकृति प्रेम, लोक विश्वास, नैतिकता, वीरता, सामुदायिक जीवन, रहस्य, सामाजिक आलोचना, प्रमुख भाषा, सरल प्रतीकात्मक, लोक जीवन के निकट रहती है। हिंदी कहानी का विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ ये सवाल। हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। 1 मिनट रेस्ट करते हुए, लगातार बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटा होने वाला है। कैसा लग रहा है कंटेंट? अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है 5-10% तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, इससे वीडियो का रीच बढ़ेगा। थैंक यू। चलो पढ़ लेते हैं अब, है ना। 4-5 सवाल हो रहे हैं, उनको रट लो। हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। तो हिंदी कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। आधुनिक हिंदी कहानी का जो उद्भव केवल साहित्यिक प्रतिभा का परिणाम नहीं था, बल्कि मुद्रण व्यवस्था, छापे खाने का आविष्कार, है ना, शिक्षित पाठक वर्ग और पत्र पत्रिकाओं के विस्तार से भी उसका गहरा संबंध था। पत्र पत्रिकाओं ने कहानी को प्रकाशन, मंच, पाठक आलोचना और साहित्यिक पहचान प्रदान की। आगे देखिए, आधुनिक कहानी के लिए प्रारंभिक मंच। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने नई गद्य विधाओं को प्रोत्साहित किया। सरस्वती, इंदु, भारतेंदु, हिंदी प्रदीप और सुदर्शन जैसी पत्रिकाओं ने प्रारंभिक कहानियों के प्रकाशन में योगदान दिया। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती और बंग महिला की धुलाई वाली जैसी रचनाएं पत्रिकाओं के माध्यम से पाठकों तक पहुंची। नई कहानीकारों का अवसर मिला। पत्र पत्रिकाओं ने उभरते रचनाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार और आज्ञे जैसे कहानीकारों की रचनाएं व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंची। इससे कहानीकारों को पहचान मिली और हिंदी कहानी को निरंतर प्रतिभाएं प्राप्त होती रही। सामाजिक यथार्थ का प्रसार हुआ भाई। पत्र पत्रिकाओं ने कहानी को जनजीवन की समस्या से जोड़ा। किसान को मजदूर, स्त्री, दलित, गरीब, जातिगत भेदभाव और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे विषय कहानी के केंद्र में आ गई। प्रेमचंद की कहानियों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक चेतना, यथार्थवादी दृष्टि का व्यापक प्रसार किया। आलोचनात्मक साहित्यिक बहस देखो। पत्र पत्रिकाओं में केवल कहानियाँ नहीं छपती थी, बल्कि उनकी समीक्षा, आलोचना, वैचारिक चर्चा भी होती थी। इससे कहानी के स्वरूप, शिल्प, भाषा और उद्देश्य पर लगातार बहस होती रही। हंस कहानी, कल्पना, धर्मगुरु, सारिका, नई कहानियाँ ने नई कहानी, साठोत्तरी कहानी और समानांतर कहानी जैसे आंदोलनों को दिशा दी। विशेषांक और आंदोलन। कई पत्रिकाओं ने कहानी विशेषांक प्रकाशित कर नई प्रवृत्तियों का स्थापित किया। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी और निर्मल वर्मा जैसे रचनाकारों को पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापक चर्चा मिली। इसी प्रकार जनवादी, स्त्रीवादी और दलित कहानी को भी वैचारिक मंच प्राप्त हुआ। लेखक और पाठक के बीच में सेतु का काम भी किया। पत्र पत्रिकाओं ने लेखक और पाठक के बीच संवाद स्थापित किया। पाठक की प्रतिक्रियाओं, यानी कि जो रीडर था, पाठक था, उसने भी फीडबैक दिया। आपको भी फीडबैक देना, वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इनसे कहानीकारों को समाज की रुचि, समस्याओं और अपेक्षाओं का ज्ञान हुआ। नियमित प्रकाशन ने कहानी को लोकप्रिय और एक जीवंत विधा बना दिया। अगला सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारतीय कहानियाँ, ठीक है। अब देखो, कहानियों पर विचार करें। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारतीय कहानी पर विचार करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह सामाजिक जागरण, सांस्कृतिक अस्मिता, राष्ट्रीय एकता का व्यापक अभियान भी था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 1947 तक भारतीय कहानियों ने विदेशी शासन के अत्याचार, जनता की पराधीनता, स्वदेश प्रेम और स्वतंत्रता की आकांक्षा को अभिव्यक्ति दी। कहानीकारों ने साहित्य को जन जागरण का सशक्त माध्यम भी बनाया। राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित कहानियों में मातृभूमि के प्रति प्रेम, बलिदान और कर्तव्य भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। प्रेमचंद ने के आरंभिक कहानी संग्रह जैसे सोजे वतन, ये प्रेमचंद जी का आरंभिक कहानी संग्रह था। सोजे वतन की रचनाओं में देशभक्ति, अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध व्यक्त हुआ। उनकी राष्ट्रीय चेतना से भयभीत होकर औपनिवेशिक सरकार ने इनकी जो कॉपियाँ हैं वही प्रतियां जब्त कर ली थी अंग्रेजी सरकार ने। औपनिवेशिक शोषण का चित्रण। भारतीय कहानीकारों ने अंग्रेजी शासन के प्रत्यक्ष राजनीतिक अत्याचार के साथ उसकी आर्थिक और सामाजिक नीतियों के दुष्परिणाम भी दिखाए। किसानों की गरीबी, लगान यानी कि टैक्स और जमींदारी और महाधनी शोषण और भूखमरी
औपनिवेशिक व्यवसाय से जुड़े थे। प्रेमचंद की पूस की रात में किसान हल्कों की जो मजबूरी है और कफन में अत्यधिक गरीबी से उत्पन्न अमानवीय स्थिति को दिखा दिया जाता है। सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय आंदोलन ने जाति भेद, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत और स्त्री दासता और धार्मिक संकीर्णता, धर्म के आधार पर छोटी सोच के विरुद्ध भी चेतना उत्पन्न की। ठाकुर का कुआं में दलित स्त्री गंगी के माध्यम से छुआछूत की अमानवीयता उजागर होती है। ऐसी कहानी बताती है कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। गांधीवादी प्रभाव देखो, सत्य, अहिंसा, त्याग, स्वदेशी और ग्राम जीवन जैसी गांधीवादी मूल्यों का कहानी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रेमचंद की नमक का दरोगा में ईमानदारी और नैतिक साहस, जबकि पंच परवेश्वर में न्याय निष्पक्षता की प्रतिष्ठा की गई। इन मूल्यों ने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहायता की। सामान्य जनता की सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कहानियों में किसान, मजदूर, स्त्रियां और निम्न वर्ग केवल पीड़ित नहीं बल्कि परिवर्तन की शक्ति के रूप में उभरते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी में स्त्री जागरण और देश सेवा की भावना प्रमुख दिखाई देती है। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के प्रमुख कहानीकारों की चर्चा करें। प्रेमचंद जी के बाद में कौन कौन से कहानीकार आए हिंदी कहानी में, वो बता दो भाई। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी ने विषय, दृष्टि और शिल्प तीनों स्तरों पर उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव किए। विषय, दृष्टि और शिल्प के स्तर पे चेंज आया। प्रेमचंद ने कहानी को सामाजिक यथार्थ और जनजीवन से जोड़ा था, जबकि प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों ने व्यक्ति के अंतर्मन, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, आधुनिक जीवन की जटिलता, राजनीतिक चेतना और बदलते संबंधों को नए रूप में प्रस्तुत किया। यह काल लगभग 1936 के बाद विकसित हुआ था, प्रेमचंदोत्तर हिंदी काल। जैसे जैनेंद्र कुमार ने हिंदी कहानी को मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान की। उनकी कहानी में भारी घटनाओं की अपेक्षा व्यक्ति की आंतरिक चेतना, प्रेम, अपराध बोध यानी कि गिल्ट का फीलिंग है ना, और नैतिक द्वंद्व अधिक महत्वपूर्ण है। पाजेब और एक रात जैसी कहानियां मानवीय मन की सूक्ष्म परतों को उजागर करती है। जैनेंद्र जी की कहानियां पाजेब और एक रात। आगे की कहानियों में व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता बोध, अस्तित्व संकट और आधुनिक संवेदना दिखाई देती है। उनकी भाषा सांकेतिक, कलात्मक और चिंतनशील है। रोज तथा गैंग्रीन जैसी कहानियां मध्यम वर्गीय जीवन की उब, एक रसता और मानसिक विघटन को सामने लाती है। इला चंद्र जोशी, दोस्तों इला चंद्र जोशी ने मनुष्य की कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, हीनता बोध और अवचेतन और मानसिक असंतुलन का चित्रण करती है। इला चंद्र जोशी जी की कहानियाँ, उनकी कहानियों में पात्र अपने भीतर की जटिलताओं से संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। इस दृष्टि से वे हिंदी की मनोविश्लेषणात्मक जो धारा के महत्वपूर्ण लेखक है। यशपाल की कहानियाँ प्रगतिशील और सामाजिक चेतना से प्रेरित है। उन्होंने वर्ग असमानता, स्त्री शोषण और रूढ़िवाद, राजनीति और यौन नैतिकता पर प्रश्न उठाए। यशपाल जी की कहानी में आपको क्या मिलेगा? रूढ़िवाद, पुराने ख्यालात, ऑर्थोडॉक्स टाइप की थिंकिंग, राजनीति और यौन नैतिकता। पर्दा जैसी कहानी गरीबी और सामाजिक प्रतिष्ठा की विडंबना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। कौन सी? पर्दा कहानी। उपेंद्र नाथ अस्क ने निम्न मध्यवर्गीय जीवन, घरेलू संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयों और छोटे शहरों के वातावरण को कहानी का विषय बनाया। उनकी कहानी में साधारण व्यक्ति की इच्छाएं, निराशाएं और दैनिक संघर्ष स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। भगवती चरण शर्मा और अमृतलाल नागर। भगवती चरण शर्मा ने मानवीय दुर्बलताओं, सामाजिक विडंबनाओं को रोचक शैली में प्रस्तुत किया। अमृतलाल नागर की कहानियों में लोक जीवन, हास्य, व्यंग्य और बोलचाल की जीवंत भाषा मिलती है। फणीश्वर नाथ रेणु ने आंचलिक कहानी को विशेष महत्व दी है। उनकी तीसरी कसम में ग्रामीण संस्कृति, लोक संवेदना और हीरामन की निष्कपटता का मार्मिक चित्रण आपको मिलेगा। यूरोप की कहानी में रूस का योगदान क्या था? यूरोपीय कहानी के विकास में रूस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली रहा है। रूसी कहानीकारों ने कथा विधा को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर सामाजिक यथार्थ, मानवीय करुणा, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और नैतिक प्रश्नों की अभिव्यक्ति बनाया। 19वीं शताब्दी में रूसी कहानी ने ऐसा कलात्मक रूप प्राप्त किया जिसने समूचे विश्व साहित्य को प्रभावित किया। रूसी कहानी की पृष्ठभूमि। रूस में कहानी की प्रारंभिक परंपरा लोक कथाओं, धार्मिक आख्यानों, वीर गाथाओं और ग्रामीण जीवन से जुड़ी थी। बाद में सामंतवाद, कर्षक दास प्रथा, गरीबी, निरंकुश शासन और सामाजिक निरंकुश शासन मतलब जहाँ पर राजा के पास में केंद्रीय ताकतें होती हैं, वही निर्णय सुनाता है, वही शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, मनमाना कानून बनाएगा। और सामाजिक विषमता ने कहानीकारों को यथार्थवादी दृष्टि प्रदान की। रूसी साहित्य में सामान्य मनुष्य का दुख और संघर्ष कथा का केंद्रीय विषय बना। पुस्किन का प्रारंभिक योगदान। अलेक्जेंडर पुस्किन ने आधुनिक रूसी गद्य और कहानी की आधारभूमि तैयार की। उनकी एक रचना है द स्टेशन मास्टर में एक साधारण व्यक्ति के दुख, अकेलेपन और उपेक्षा का संवेदनशील चित्रण मिलता है। उन्होंने भाषा को सरल, स्वाभाविक और कलात्मक बनाया। गोगोल और छोटा आदमी। निकोलाई गोगोल ने रूसी कहानी को सामाजिक व्यंग्य और यथार्थ की तीक्ष्णता प्रदान की। उनकी प्रसिद्ध कहानी ओवरकोट में निम्न कर्मचारी अकाकी येविच की दयनीय स्थिति दिखाई गई है। यह कहानी नौकरशाही क्या होता है? सरकार के जो अधिकारी होते हैं ना, वो नौकरशाह होता है। उनकी व्यवस्था को नौकरशाही कहते हैं। जैसे कि जिला कलेक्टर, एसडीएम, वीडियो पटवारी, ये सब क्या नौकरशाह है। उसके बाद सामाजिक असमानता और साधारण मनुष्य की उपेक्षा पर करारा प्रहार करते हुए कहा जाता है कि रूसी यथार्थवाद कहानी की बड़ी परंपरा गोगोल के ओवरकोट से निकली।
टॉल्स्टॉय और नैतिक चेतना। लियो टॉल्स्टॉय ने कहानी को मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिक प्रश्नों से जुड़ा, मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए, लोभ की विनाशकारी प्रवृत्ति तथा इवान इलिच की मृत्यु में जीवन और मृत्यु के सत्य को उजागर किया गया है। तुर्गनेव और ग्रामीण यथार्थ। इवान तुर्गनेव ने किसानों, प्रकृति और ग्रामीण जीवन का मार्मिक चित्रण किया। उनकी रचना में कर्षक दासों की, दास मतलब गुलाम, इनकी पीड़ा और रूसी समाज की विषमता को यूरोप के सामने रखा। चेखव की कलात्मक क्रांति। अंतोन चेखव ने आधुनिक कहानी को निर्णायक रूप दिया। उनकी कहानी में साधारण घटनाएं, खुला अंत मिलेगा, मौन मिलेगा, वातावरण और सूक्ष्म मनोविज्ञान प्रमुख हैं। द लेडी विद द डॉग और द डेथ ऑफ ए क्लर्क मानवीय संबंधों तथा सामाजिक भय की गहराई को व्यक्त करते हैं। कहानी में आलोचना परंपरा कब स्टार्ट हुई, बता दो। आलोचना परंपरा के बारे में कितने सवाल हो रहे? एक, कथा, शिल्प, पंचतंत्र, हितोपदेश। हाँ, 2 सवाल हो रहे। थैंक यू सो मच, आपने भरोसा दिखाया। लास्ट टाइम पे भी दोस्तों आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया और कहीं ना कहीं कंटेंट भी उसी हिसाब से बनाया मैंने। कैसे लगा सारे सवाल आपको? ठीक है, बताओ ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दो, कोई कमी है वो भी बता दो। कहानी में आलोचना परंपरा। तो हिंदी कहानी के विकास के साथ साथ उसकी आलोचना परंपरा विकसित हुई। आलोचना का उद्देश्य केवल कहानी के गुण दोष बताना नहीं, बल्कि उसके कथ्य, शिल्प, भाषा, पात्र, सामाजिक दृष्टि और कलात्मक प्रभाव का विवेचन करना है। कहानी आलोचना ने विभिन्न युगों की कथा प्रवृत्ति को पहचाने और उनके साहित्यिक महत्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक आलोचना का स्वरूप देखो। हिंदी कहानी के आरंभिक दौर में आलोचना मुख्यतः नैतिकता, आदर्शवाद, मनोरंजन और भाषा शुद्धता के आधार पर की जाती थी। पत्र पत्रिका में प्रकाशित समीक्षाएं कहानी की उपयोगिता और शिक्षा प्रदता पर अधिक ध्यान देती थी। उस समय कहानी को स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने का भी कार्य आलोचना ही नहीं किया। प्रेमचंद और सामाजिक यथार्थ की कसौटी। प्रेमचंद के समय कहानी आलोचना, सामाजिक उपयोगिता, यथार्थवाद और जनजीवन से जुड़ गई। प्रेमचंद की कफन, पूस की रात और ठाकुर का कुआं जैसी कहानियों का मूल्यांकन किसान, दलित, गरीब और शोषण के चित्रण के आधार पर हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलवादी दृष्टि ने साहित्य को सामाजिक जीवन से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति या विशेषता को मजबूत किया। मनोवैज्ञानिक और कलावादी आलोचना। प्रेमचंदोत्तर कहानी में जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र जोशी ने व्यक्ति के अंतर्मन को महत्व दिया। परिणामतः आलोचना में मनोविश्लेषण, व्यक्तिवाद, प्रतीक और शिल्प की चर्चा बढ़ गई। जैनेन्द्र की पाजेब और एक रात जैसी कहानी का मूल्यांकन केवल घटना से नहीं बल्कि पात्र की आंतरिक मानसिकता से किया गया। नई कहानी की आलोचना। नई कहानी आंदोलन के समय आलोचना अत्यंत सक्रिय और विवादपूर्ण हो गई। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर ने कहानी की नई संवेदना पर वैचारिक लेख लिखे। परिंदे, यही सच है और एक और जिंदगी जैसी कहानी पर आधुनिकता, मध्यवर्गीय संकट, अकेलेपन और संबंध विघटन के संदर्भ पर विचार हुआ। मार्क्सवादी और जनवादी दृष्टि। मार्क्सवादी आलोचना ने वर्ग संघर्ष, उत्पादन संबंध का क्या मतलब है भाई? पूंजीपति है जो उसके पास में उत्पादन के साधन रहते हैं ना, जैसे कि कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री, पूंजी, ज्ञान, तकनीक, पैसा किसके पास रहता है? पूंजीपति के पास में, और वो किसानों से, मजदूरों से काम करवाता है, तो ये उत्पादन संबंध कहलाएंगे। श्रम और शोषण को कहानी मूल्यांकन की कसौटी बनाया। जनवादी कहानियों में किसान मजदूर की स्थिति और प्रतिरोध चेतना, यानी कि वो विरोध करते हैं पूंजीपतियों को महत्व मिला। इस दृष्टि से कहानी की सामाजिक प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। कथा शिल्प के विकास में पंचतंत्र और हितोपदेश के महत्व को स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ये लास्ट सवाल है ना। देखो 1 घंटा से ज़्यादा चला गया ना कंटेंट, ठीक है। तो इतने सवाल दोस्तों प्रैक्टिस के लिए बहुत है, और इतना टाइम था दोस्तों, और टाइम होता तो मैं और वीडियो बना देता। भूमिका देखो। भारतीय कथा परंपरा के विकास में पंचतंत्र और हितोपदेश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन ग्रंथों ने कथा को केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे नीति, राजनीति, व्यवहार, बुद्धि और जीवन शिक्षा का प्रभावशाली माध्यम बनाया। इनके कथा विन्यास, पात्र योजना, संवाद और प्रतीकात्मकता ने आगे की भारतीय तथा विश्व कथा परंपरा को गहराई से प्रभावित किया। पंचतंत्र का स्वरूप देख लो भाई। पंचतंत्र की रचना परंपरागत रूप से विष्णु शर्मा से संबंध मानी जाती है। इसका उद्देश्य राजकुमारों को राजनीति, मित्रता, कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी, जिससे कि आप अपने काम बना ले जाते हैं, वो कूटनीति कहलाती है। विदेश नीति में काफ़ी यूज होता है इसका। और व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान प्रदान करना, यह 5 तंत्रों में विभाजित है पंचतंत्र, जिसमें मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलुकियम और लब्ध प्रणास और अपेक्षित कारक प्रमुख है। उदाहरण के लिए सिंह और खरगोश की कहानी में बुद्धि को बल से श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार बंदर और मगरमच्छ की कहानी कथा संकट में सूझबूझ और त्वरित निर्णय का महत्व स्पष्ट करती है। कथा के भीतर कथा की पद्धति। पंचतंत्र की सबसे बड़ी शिल्पकथा विशेषता कथा के भीतर कथा की योजनाएं। एक मुख्य कथा से अनेक उपकथाएं निकलती है और पुनः मूल कथा से जुड़ जाती है। इससे कथानक रोचक, बहुस्तरीय और गतिशील बनता है। इस पद्धति के बाद की कथाओं, दंत कथाओं और उपन्यासों की संरचना को प्रभावित किया। पशु पात्रों का मानवीकरण किया गया दोस्तों। पंचतंत्र में सिंह, सियार, कौवा, कछुआ, बंदर जैसे पशु मानवीय गुणों से युक्त हैं। वे बुद्धि, छल, मित्रता, लोभ, साहस और मूर्खता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रतीकात्मकता के कारण जटिल सामाजिक और राजनीतिक सत्य सरल रूप में समझाए जा सके। हितोपदेश का योगदान देख लो भाई। हितोपदेश
हितोपदेश। हितोपदेश ने पंचतंत्र की कथा परंपरा को अधिक संक्षिप्त, व्यवस्थित और शिक्षाप्रद बना दिया। इसमें मित्रता, कला है, कला यानी कि कलेश, युद्ध और संधि से जुड़ी कथाएं हैं। हितोपदेश में इसकी भाषा सरल और प्रत्येक कथा के अंत में नीति संदेश स्पष्ट रूप से उभरता है। भाषा, संवाद और प्रभाव। दोनों ग्रंथों में छोटे संवाद, रोचक घटनाएं, चरम बिंदु और प्रभावपूर्ण अंत मिलता है। गद्य और पद्य के मिश्रण से कथाएं स्मरणीय बनती हैं। कथा का उद्देश्य उपदेश देना, किंतु उपदेश सीधे न होकर घटना और पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत होता है। व्यापक प्रभाव देख लो। पंचतंत्र और हितोपदेश का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ। इनसे अरब, फारसी और यूरोपीय दंत कथा परंपराएं प्रभावित हुई। इसी प्रकार इन्होंने भारतीय कथा शिल्प को विश्वव्यापी पहचान दी। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच अगेन। दोस्तों लास्ट टाइम पे दोस्तों ये कंटेंट हमने पढ़ा और कम से कम 25-26 सवाल के आसपास प्रैक्टिस की। कैसा लगा कंटेंट? और एक अच्छा सा कमेंट कर जाना और पेपर के ख़त्म होने के बाद में बताना दोस्तों कितना हेल्प हुआ और कितने सवाल आप बना के। मैं आपके लिए दोस्तों बेस्ट विशेष बोल रहा हूँ और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मेरी तरफ से। अच्छा करके आना आप, अच्छा लिखना दोस्तों, हैंड राइटिंग भी थोड़ा अच्छा सा लिखना आप, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ फिलहाल के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय। और दोस्तों अगर ये PDF परचेज करनी है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 7891990537, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।